जय हिंद। मैं कुमार सत्या सर स्वागत करता हूं आपका द एकेडमी 2.0 पर। हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। सबसे पहले देखें कि भारत का नामकरण यानी इसका नामकरण कैसे हुआ। जो भारत है इसे उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? तो उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो विशालता है वह इसके तीन तरफ से जल से घिरे होने के कारण ये क्या है? तो ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ। यानी जो भारत है इसकी विशालता को देखें और देखें कि ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है और इसलिए इसे उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ देखें तो इसे आर्यवर्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्यवर्त। इसके बाद देखें कि जो भारत है ये भारत नाम कैसे आया? तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक राजा हुआ करते थे, भरत। कौन हुआ करते थे? तो राजा हुआ करते थे भरत। और इसी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। क्या पड़ा? भारत। इसके बाद देखें कि जो पर्सिया है, पर्सिया जिसे वर्तमान में ईरान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ईरान के नाम से जानते हैं। जब पर्सिया के लोगों ने यानी ईरान के लोगों ने सिंधु घाटी क्षेत्र में जब प्रवेश किया तो ये सिंधु को सिंधु न कह के ये हिंदू कहते थे। अर्थात ये सिंधु में जो सौ है इस सौ का उच्चारण सौ से न करके इसका उच्चारण ये हर से करते थे। अर्थात इसे हिंदू के नाम से पुकारते थे। अर्थात ये हिंदू, ये नदी जो सिंधु थी इसी सिंधु से सौ विलुपित होके ये ह में परिवर्तित हो गया और जो सिंधु नदी थी इसे हिंदू नदी के नाम से पुकारने लगी। और इस आधार पर इसके किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू तथा इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। क्या पड़ा? हिंदुस्तान। इसके बाद देखें कि जो यूनानी थे, जो यूनानी भारत जब आए तो इन्होंने जो ईरान के लोगों ने यानी पर्सिया के लोगों ने सिंधु से जिसे अब हिंदू बना दिया था, इस हिंदू में यानी इस हिंदू नदी को ये क्या किए कि हिंदू का जो ह है इसे ये साइलेंट कर दिए। ये क्या हो गया? तो ये साइलेंट हो गया। ये क्या हो गया? साइलेंट हो गया। जब ये साइलेंट हुआ तो अभी ये सिंधु ना, अब हिंदू ना होके यानी ये हिंदू ना होके ये क्या बन गया? इंडू बन गया या हिंदू बन गया। और इसी हिंदू का परिवर्तित रूप इंडिया बना। क्या बना? इंडिया बना।
और इस तरह से देखें कि भारत के कितने नाम हो गए, तो एक है उपमहाद्वीप, दूसरा आर्यवर्त, तीसरा भारत, चौथा हिंदुस्तान और पांचवा इंडिया। ये क्या है? इसके नाम हैं। भारत के इतने सारे क्या हैं? ये नाम है। देखें कि जो भारत के जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1, ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। यहाँ कह रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी इसमें देखें कि संविधान में भारत के यानी जो देश है, उस देश का यानी हमारे देश का 2 नाम उल्लेखित है, एक है भारत और दूसरा इंडिया। यहाँ अगर इंग्लिश में देखें तो इसे कहा जाता है इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इसे इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया, या भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आगे बढ़े तो देखें कि जो भारत है इसके विस्तार को देखेंगे, साथ ही साथ इसकी अवस्थिति क्या है, इसकी अवस्थिति को देखेंगे। तो अब देखें भारत की अवस्थिति व विस्तार, भारत की अवस्थिति व विस्तार। सबसे पहले देखेंगे भारत की अवस्थिति, कि भारत की अवस्थिति क्या है, ये ग्लोब पर कहाँ है। तो देखें ये मान लेते हैं ये क्या है, ग्लोब है, और जब इस ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो विभाजित करने वाली जो रेखा है इसे कहते हैं 0 डिग्री। क्या कहते हैं? 0 डिग्री के नाम से जानते हैं। इसी 0 डिग्री को क्या क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे ही कहा जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और इसे ही विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। तो इसे इतने नामों से जाना जाता है। जब ग्लोब पे जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा को जब खींचा गया तो देखें कि यह ग्लोब को 2 भागों में विभाजित कर रहा है। ग्लोब को ये 2 भागों में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो ये बिल्कुल सेंटर से है, तो इसके ऊपर वाला हिस्सा उत्तर कहलाएगा और नीचे वाला हिस्सा दक्षिण कहलाएगा। और ये अर्धगोलार्ध है यानी गोला का आधा भाग है, अर्थात इसे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ देखें कि जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये
90 डिग्री अक्षांश तक ऊपर तक जाएंगे और जब नीचे आएंगे तो 90 डिग्री अक्षांश नीचे तक आएंगे। इसी में देखें कि जब ऊपर की तरफ चलते हैं यानी उत्तर की तरफ चलते हैं तो यहाँ एक रेखा आती है जिसे कहते हैं 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है इसे ही कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ देखें कि जो 23.5 अंश दक्षिण में है, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। उत्तरी अक्षांश में देखें, उत्तरी गोलार्ध में देखें तो यहाँ पर 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। आर्कटिक वृत्त। और जो 23.5 अंश जो 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश है, इसे अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंटार्कटिक वृत्त के नाम से। देखें कि जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ये लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरता है, या यूं कहें कि लगभग भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अर्थात देखें कि भारत की अवस्थिति कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। यहाँ क्या है? भारत। अर्थात अक्षांश की दृष्टि से देखें तो भारत का अवस्थिति क्या है? तो अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखें, ये रहा अक्षांश। अब देखते हैं देशांतर रेखा, यानी देशांतर की दृष्टि से देखें। ये मान लेते हैं ग्लोब है और उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलाने वाली जो रेखा है, यानी उत्तरी जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ये क्या है? तो ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। यहाँ देखें कि इधर की तरफ चलें तो 180 देशांतर तक जाएंगे। पहले देखें कि अगर दिशा के हिसाब से देखें तो ये वाला जो दिशा है, इधर की दिशा को कहते हैं पूरब। क्या कहते हैं? पूरब। और इधर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? पश्चिम। जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो इसे पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। तो इधर कुल कितनी देशांतरें होंगी? तो इधर 180 देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी। और पश्चिम में भी कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी? तो इधर भी 180 देशांतर रेखाएं खींची जाएंगी। लेकिन कुल देशांतरों की संख्या कितनी होगी? तो कुल देशांतरों की संख्या होगी 360। क्यों? क्योंकि 180 अंश और इधर वाला 180 ये दोनों सेम है। तो 180 + 180 और ये
ये चूँकि दोनों 180 वाले जो सेम हैं इनको एक माइनस करेंगे और जो 0 डिग्री का देशांतर था इसे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा फिर से 360, यानी कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। यहाँ देखें कि जो भारत का मानक समय रेखा है वो कितना है। तो जो भारत का मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा वो कौन है, तो है 82.5 पूर्वी देशांतर। कितनी है, 82.5 पूर्वी देशांतर। अर्थात देखें कि ये क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये 82.5 पूर्वी देशांतर है। तो भारत की अवस्थिति यहाँ पे है। यहाँ पे भारत की अवस्थिति है। अर्थात देशांतर की दृष्टि से भारत की अवस्थिति पूर्वी गोलार्ध में। देशांतर की दृष्टि से भारत की अवस्थिति कहाँ है, तो है पूर्वी गोलार्ध में। अब देखते हैं अक्षांश और देशांतर दोनों की दृष्टि से कि भारत का अवस्थिति कहाँ है। तो देखें कि ये क्या है, ग्लोब, और ये इस पे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यहाँ देखें कि ये 23.5 अक्षांश रेखा है, यानी उत्तरी अक्षांश रेखा है। और यहीं पर कौन स्थित है, तो यहीं भारत अवस्थित है। यहाँ पे ये देखें कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और इसके पूर्व में कौन अवस्थित है, तो भारत अवस्थित है, यानी यहाँ पे 23.5। यानी अगर समय दिशाओं को देखें तो ये 4 दिशाएं हैं, ये पूरब, पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। लेकिन देखें न तो ये पूर्ण रूप से पूरब में, न पूर्ण रूप से पश्चिम में, क्योंकि 0 वाला तो ये है, तो इस वाले पे तो है नहीं ये, ठीक है। न पूर्ण रूप से ये उत्तर में है, यानी इस रेखा पे भी नहीं है, और न पूर्ण रूप से दक्षिण में। तो इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो देखें कि इधर क्या है, ये है यहाँ पे उत्तर और ये क्या है, पूरब। यानी ये उत्तर और ये पूरब और दोनों के बीच में ये यहाँ पर अवस्थित है भारत। अर्थात इस दिशा को क्या बोलेंगे, तो जो ये वाला दिशा है इसको कहते हैं उत्तर पूरब। इसे क्या कहते हैं, उत्तर पूरब। अर्थात अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से देखें, अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से देखें कि जो भारत की अवस्थिति है वो कहाँ है, तो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ अवस्थित है, तो ये है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। अब देखते हैं भारत का विस्तार। देखेंगे भारत का विस्तार कि भारत का विस्तार कितना है और कहाँ है। देखें कि जो भारत है इसका विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार है, अगर हम उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की बात करें, तो जो इसका अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात करें
कि देशांतरी विस्तार कितना है, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। चूँकि ये 8 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम विस्तार है, अर्थात ये मुख्य भूमि का विस्तार है। जो भारत है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है, विस्तार है। अगर हम इसके दूरियों की बात करें कि इनके दूरी कितनी है, तो जो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है ये है 32-14 किलोमीटर। कितना है, 32-14 किलोमीटर। लेकिन वहीं अगर पूर्व से पश्चिम की विस्तार की बात करें तो ये है 29-33 किलोमीटर। कितना है, 29-33 किलोमीटर। अगर इनमें अंतर पूछा जाए कि अंतर कितने का है, अर्थात पूर्व पश्चिम विस्तार और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितने का है, तो यहाँ से अंतर निकाल सकते हैं कि यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ बच जाएगा 2, यानी 281 किलोमीटर का यहाँ पे क्या है, अंतर देखने को मिलता है। यानी पूर्वी देशांतर, पूर्वी पश्चिमी विस्तार और उत्तरी दक्षिण विस्तार में कितने का अंतर है, तो अंतर है 281 किलोमीटर का। इसके बाद देखें कि जो भारत है, भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसे किस नाम से जानते हैं, तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है यहाँ पर, इसे कहते हैं किबुथु। क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं किबुथु। और ये कहाँ पर है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, तो है अरुणाचल प्रदेश में। जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है यहाँ पे, जिसे कहते हैं गौर माता। क्या कहते हैं, गौर माता, या इसे गुहार मोती के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गुहार मोती के नाम से जानते हैं। जो ये गौर माता है या गुहार मोती है, ये कहाँ पर है, तो ये है गुजरात में। कहाँ पर है, तो ये है गुजरात में। इसके बाद देखें कि जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहा जाता है इंदिरा काल। क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इंदिरा काल। ये वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जो मुख्य भूमि की जो सबसे दक्षिणी बिंदु है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट पर, इसे कहते हैं कन्याकुमारी। क्या कहा जाता है, तो कन्याकुमारी, यानी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जिसे कुमारी अंतरीप के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कुमारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखें कि क्या ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो नहीं, ये मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर भारत की दक्षिणतम बिंदु की बात करें कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार का जो दक्षिणी जो पॉइंट है, यहाँ पर ये विस्तार है 6 डिग्री 4-5 मिनट 10 सेकेंड, यानी 6 डिग्री 45 मिनट और 10 सेकेंड पर स्थित है। ये विस्तार आपको कहीं 6 डिग्री 4 मिनट भी मिल जाएगा। जो ये इसका दक्षिणतम बिंदु है, इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट।
जो इंदिरा पॉइंट है इसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। पिगमिलियन पॉइंट, या इसे ही पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, पार्सन पॉइंट। जो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यानी इंदिरा पॉइंट, ये भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी अगर यहाँ देखें कि ये 0 डिग्री रेखा है और ये 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, तो 0 डिग्री से और इस 6 डिग्री 4 मिनट पर यानी इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी है? तो ये दूरी है 876 किलोमीटर की। ये रहा भारत का विस्तार। देखें कि जो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय होगा, जो स्थान भारत में सबसे पूर्व में होगा, तो भारत में सबसे पूर्व में स्थान कौन सा है? वो है किबुथु। अर्थात भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो होता है किबुथु में। यानी अरुणाचल प्रदेश का जो किबुथु है ये सबसे पूर्वी बिंदु है, यानी सबसे पहले भारत में सूर्योदय इस किबुथु नामक स्थान पर होगा। भारत में सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होगा? तो भारत में सबसे अंत में सूर्योदय जो गौर माता है या गुहार मोती है, जो गुजरात का, यहाँ पे सबसे अंत में सूर्योदय होता है। यही सवाल को अगर थोड़ा सा घुमा के पूछ दे कि भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होगा, तो देखें कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ हो रहा था? यहाँ पे। और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। तो जब सूर्य जब पश्चिम की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? सूर्यास्त होगा। यानी जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होगा, वहीं पे सबसे पहले भी क्या होगा? सूर्यास्त भी होगा। अर्थात भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? तो सबसे पहले सूर्यास्त होता है इसी अरुणाचल प्रदेश में किबुथु पे। अब देखते हैं, सीमाओं को देख लेते हैं। देखें देखें ये भारत है। जो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरा क्या है? तो ये है हिंद महासागर। क्या है? तो ये है हिंद महासागर। जो हिंद महासागर में जो ये वाला इधर का जो जल वाला हिस्सा है, इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। इधर का जो ये जल वाला हिस्सा है, इसे कहा जाता है अरब सागर। किस नाम से जानते हैं? तो इसे अरब सागर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो ये जलीय जो क्षेत्र बनेगा, इसे कहते हैं खंभात की खाड़ी। इसे क्या कहते हैं? तो इसे खंभात की खाड़ी के नाम से जानते हैं।
और जो यहाँ पे जो ये जलीय क्षेत्र है इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे कच्छ की खाड़ी के नाम से जानते हैं। चूँकि ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है? कच्छ का रण है, कच्छ का रण। यहाँ पे देखें तो यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और इधर है यहाँ पर पाक की खाड़ी। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ है पाक की खाड़ी। यहाँ देखें कि एक जल संधि है जिसे पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पाक जल संधि। पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। जो पाक जल संधि है ये किसे अलग करती है? तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यानी ये वाला जो हिस्सा है ये कौन है? तो ये है श्रीलंका। इसके बाद देखें कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको देखें तो देखें इधर है ये पाकिस्तान। यहाँ पे थोड़ा सा सीमा लगाता है 106 किलोमीटर का, ये है अफगानिस्तान। इधर जो सीमा साझा करता है ये है चीन। मूल रूप से तो ये तिब्बत है, लेकिन चूँकि इस पर चीन का कब्जा है तो ये चीन है। यहाँ देखें तो जो ये वाला क्षेत्र है ये है नेपाल। यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है ये वाला यहाँ पे ये है भूटान। यहाँ पे देखें कि जो इधर का जो ये वाला देश है यहाँ पे ये है म्यांमार। और यहाँ देखें कि भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ जो देश है ये है बांग्लादेश। कौन है? तो है बांग्लादेश। ये देखें कि ये क्या है? भारत के पड़ोसी देश है। इनमें देखें कि सबसे अधिक सीमा साझा कौन करता है। पहले इनका ट्रिक देख लेते हैं, इसका ट्रिक क्या है। तो जितने भी भारत के जो पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं इनका ट्रिक है 55 MBA। 55 MBA यानी 20 से बांग्लादेश, 4 से चीन, 5 से पाकिस्तान, 9 से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफ़गानिस्तान। ये क्या है? तो ये 7 जो देश हैं भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। यहाँ देखें कि जो पाकिस्तान है ये भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है। तो ये सीमा साझा करता है 33-23 किलोमीटर। कितनी सीमा साझा करता है? तो ये 33-23 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं अगर चीन की बात करें कि ये चीन जो है भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो ये सीमा साझा करता है 34-88 किलोमीटर का। वहीं नेपाल की बात करें, नेपाल 17-51 किलोमीटर। यहाँ भूटान की बात करें तो ये 699 किलोमीटर का। और जो म्यांमार है ये 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें कि बांग्लादेश भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है, तो जो बांग्लादेश है भारत के साथ ये 40-96.6 किलोमीटर की दूरी भारत के साथ सीमा साझा करता है। देखें कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश कोई है तो वो है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। जो यहाँ पे क्रम बताया है, जो ट्रिक बताया है 55 MBA, ये बिल्कुल इसी क्रम में है। देखें बांग्लादेश, चीन।
बांग्लादेश, चीन, यानी जो चीन है ये दूसरे नंबर का भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। इसके बाद कौन है? तो इसके बाद है पाकिस्तान। इसके बाद कौन है? तो नेपाल है, फिर म्यांमार है, और फिर भूटान, और फिर अफगानिस्तान। ये जो है भारत के साथ सीमाएं साझा करते हैं। देखें कि इनकी जो सीमा है, इन सीमाओं को किस किस नाम से जानते हैं। तो देखें कि जो चीन है, चीन की जो ये सीमा है भारत के साथ, इसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। किस नाम से जानते हैं? तो इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। जो ये बांग्लादेश है, जो त्रिपुरा के साथ जो सीमा साझा कर रहा है, यहाँ वाली जो सीमा है इसे कहते हैं 0 डिग्री या शून्य रेखा। इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखें कि जो पाकिस्तान है, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, इस सीमा को किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं रेड क्लिफ। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। ऐसे भी देखें कि पाकिस्तान भारत के लिए रेड है, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा इस किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ। अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान वाला जो ये इलाका है, यानी जो ये सीमा है, इस सीमा को किस नाम से जानते हैं? तो इस सीमा को कहते हैं डुरंड रेखा। क्या कहते हैं? डुरंड रेखा। लेकिन देखें कि जो डुरंड रेखा है इसका अधिकांशतः विस्तार कहाँ पर है? तो भारत और अफगानिस्तान के सीमा पर। लेकिन यहाँ भारत के साथ भी 106 किलोमीटर की जो सीमा साझा करता है, इस सीमा का भी नाम क्या है? डुरंड रेखा। जो डुरंड रेखा जो सीमा है, ये भारत के विभाजन से पहले ये अफगानिस्तान और भारत के मध्य ये हुआ करती थी। लेकिन 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात जो डुरंड रेखा है ये किसके बीच अवस्थित है? अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है। इसके बाद देखें कि यहाँ एक रेखा है 24 डिग्री रेखा। यहाँ पर एक रेखा है ऐसे 24 डिग्री रेखा। जो ये 24 डिग्री रेखा है, यानी 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये भी यहाँ पे देखें कि सीमा रेखा है, लेकिन ये विवादित सीमा रेखा है। पाकिस्तान इसे मानता है और भारत इसे मानने से इनकार करता है। तो ये विवाद है किसके बीच? तो ये विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच। इसके बाद देखें कि यहाँ पर एक सीमा रेखा है जिसे कहते हैं सर क्रीक। यहाँ पर कौन सी सीमा है? तो यहाँ पर सीमा है सर क्रीक। और जो सर क्रीक है ये भी विवादित सीमा है। ये भी सीमा किसके मध्य विवादित है? तो ये भी भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादित है। इसे जो सरक्रीक रेखा है इसे भारत मानता है, लेकिन पाकिस्तान इसे मानने से इनकार करता है। वहीं देखें कि जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये इस रेखा को पाकिस्तान मानता है और भारत मानने से इनकार करता है। यानी ये दोनों ही रेखाएं या दोनों ही सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। अब देखें कैसे कितने राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर अवस्थित है, अर्थात पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगर यहाँ देखें कि
पहले यहाँ पर चीन को देखते हैं। तो देखें ये चीन है, यहाँ पे लद्दाख, ये हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड, ये तीनों यहाँ लगे हैं। इसके बाद देखें यहाँ पर ये सिक्किम है, सिक्किम, और ये कौन है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ये कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। यानी देखें कि जो चीन है, चीन के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो चीन के साथ ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा साझा करता है। इसके बाद देखें कि जो म्यांमार है, इधर म्यांमार है, इस म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ देखें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे नागालैंड, नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर, मणिपुर, और यहाँ पर है मिजोरम। अर्थात यहाँ म्यांमार के साथ भी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिनमें पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा म्यांमार और तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। ये जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे देखें, जो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो देखें यहाँ एक राज्य है जिसे कहते हैं पश्चिम बंगाल। क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ देखें तो एक राज्य है जिसे कहते हैं असम। कौन है? तो ये है असम। यहाँ पर इसके मध्य में एक राज्य है छोटा सा जिसे कहते हैं मेघालय। क्या कहते हैं? तो मेघालय। इसके बाद देखें यहाँ पे एक राज्य है जिसे कहते हैं त्रिपुरा। यानी इस बांग्लादेश के साथ भी देखें कि कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो इसके साथ भी 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिनमें पहला है असम, दूसरा मेघालय, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा त्रिपुरा। यहाँ देखें कि जो त्रिपुरा है ये एक ही देश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है। ये एक ही देश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है, अर्थात ये 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ राज्य है। इसके साथ साथ आगे देखें कि इस नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर है ये उत्तराखंड, ये वाला इलाका है यूपी का, और यहाँ पे बिहार है, और यहाँ पे है बिहार, ये सिक्किम, और यहाँ पर थोड़ा सा लगता है ये पश्चिम बंगाल। ऐसे करके ये सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये क्या करते हैं? नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इसके बाद देखें कि जो भूटान है, भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो एक है इधर आता है पश्चिम बंगाल, फिर ये यहाँ पे है असम, और ये अरुणाचल प्रदेश, यानी ये 3, और यहाँ पर ही एक सिक्किम। ये 4 राज्य इसके साथ भी सीमा साझा करते हैं। आगे देखें कि जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के साथ केवल लद्दाख का हिस्सा लगता है, अर्थात अफ़गानिस्तान के साथ केवल एक केंद्र शासित प्रदेश ही सीमा साझा करता है। आगे बढ़े, देखें कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देखें पहला है यहाँ पे
लद्दाख। दूसरा है यहाँ पे कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर JNK। तीसरा यहाँ पे है पंजाब। फिर इसके नीचे देखें तो ये है राजस्थान और यहाँ है गुजरात। यहाँ देखें कि जो 3 राज्य हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात, और इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे कितने राज्य हैं जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। तो देखें, एक है इधर से लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। इसके साथ साथ 3 देशों से भी लगता है। इसके बाद देखें ये सिक्किम है। सिक्किम भी 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ राज्य है, जिसमें देखें कि एक है नेपाल, दूसरा भूटान और तीसरा इधर से चाइना है। और इसी भूटान में यहाँ पे देखें कि जो भूटान है, जो सिक्किम और भूटान की जो सीमा है, और यहाँ एक सीमा लगता है चीन का भी, तो यहीं पर है डोकलाम। कौन है? डोकलाम पठार। जो डोकलाम पठार है ये भारत और चीन के बीच विवादित है, लेकिन स्थित कहाँ पर है? तो ये भारत भूटान और चीन के तीर संगम पर स्थित है। आगे देखें कि और कौन राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है या लगा है। तो पश्चिम बंगाल देखें, इधर बांग्लादेश से लगता है। ऊपर देखें तो ये नेपाल से भी लगता है और आगे चल के ये भूटान से भी लगता है। अर्थात पश्चिम बंगाल भी ये 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा है। अगला है त्रिपुरा, जो 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है। और ये किससे घिरा हुआ है? तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके बाद देखें कि जो मिजोरम है, मिजोरम भी 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य है। यानी यहाँ पे देखें कि ये कुछ इस तरह की इसकी आकृति यहाँ पे, तो इधर से बांग्लादेश और इधर म्यांमार से घिरा हुआ राज्य। इसके साथ साथ देखें यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, जो चीन और म्यांमार की सीमा पे स्थित है। तो इस तरह से ये रहे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लेता है कि 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ राज्य कौन सा है, या ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से लगा है या 3 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। तो वो कौन सा है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और इधर जो सिक्किम है, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, इधर लद्दाख है। ये क्या है? सब 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं या 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से घिरे हुए हैं। आगे देखें कि जो भारत है, इस भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो कुल राज्य हैं 28। कुल राज्य कितने हैं? तो कुल राज्य हैं 28। और कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित
प्रदेश, तो कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद देखें कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कुछ चैनलों को देख लेते हैं कि प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं। देखें कि ये प्रायद्वीपीय भारत है, जो ये प्रायद्वीपीय भारत है इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर, अरब सागर। जो बंगाल खाड़ी है यहाँ पे द्वीप है जिसे अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। और इधर जो द्वीप है इसको कहते हैं लक्षद्वीप। यहाँ पे है ये मालदीव। आगे देखें, इधर है ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का ये द्वीप है जिसे सुमात्रा और जावा के नाम से जानते हैं। यहाँ देखें कि ये सबसे पहले ये रेखा है जिसे 8 डिग्री रेखा के नाम से जानते हैं, या 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ये मालदीव और ये है मिनिकॉय। यानी जो 8 डिग्री अक्षांश रेखा है या 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये मालदीव और